रिटायरमेंट बेनिफिट इसे मिल रहे हैं वो ठीक है। उसके बाद वो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ अर्से पहले डायरेक्टर था, अब इसको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर उस तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं वो चलेगा, लेकिन वैसे उन्होंने कहा है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। एक एक करके बात करते दिखाएं जरा। कल हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सके थे, अब शो करता है कि चार्जिंग कर कहां से रहा है आवाम की घबराहट को देखते हुए जी आते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा नॉमिनी डायरेक्टर। मुझे बताएं नॉमिनी डायरेक्टर में जो आपने पढ़ा था उसमें कोई लाइन, कोई बात, कोई कंफ्यूजन? गवर्नमेंट वाले की लास्ट लाइन बता दें। शैल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर। उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने ऊपर बाय क्रेडिटर में ऐसे लिख दिया था कि वो मिनिमम में शामिल नहीं होंगे, और इधर लिख दिया उन्होंने को मिनिमम में शामिल होंगे। यानी कि जब आपने देखना है कि मिनिमम 7 बंदे होने चाहिए फर्ज करें, और एक गवर्नमेंट वाला हो और 6 और हो, तो वो काउंट होगा, वो मिला के 7 हो जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिटर वाला होगा तो वो काउंट नहीं होगा, हम कहेंगे 6 डायरेक्टर। ये सिर्फ हमारी किताब की इस्लाह है, ओरिजिनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये हमारी किताब ने खुद ही से अज्यूम की है, और मैंने इसलिए एहतियातन लिख दी है कि आप ये ना कहें कि वहां लिखा था सर ने क्यों लिखा। मैं इससे बेजार हूँ, ये रूल ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख दिया तो हम मानते। फिर फ्रेश इलेक्शन के बाद तो सब्सटेंशियल एक्वायरर, मैंने आपको बताया था कि लॉ बताएगा कि कितनी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है जो एक बंदे को चाहिए जिसके बाद वो डायरेक्टर का इलेक्शन करवा सकता है। लिस्टेड कंपनी में एक लॉ है पाकिस्तान का सिक्योरिटीज एक्ट 2015, और फिर एक और लॉ है सब्सटेंशियल एक्विजिशन की रेगुलेशन 2017 की। उन्होंने ये कहा है कि 30% इज दैट रिक्विजिट शेयर होल्डिंग जिसके बाद लिस्टेड कंपनी का इलेक्शन रिवाइज कराया जाता है। तो हमारी किताब ने कह दिया लिस्टेड कंपनी का तरीका हम अलग से बता देंगे, बाकी कंपनियों में उतनी शेयर होल्डिंग व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन कि वो डायरेक्टर बन सके, वो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, हमें नहीं पता रिक्विजिट शेयर होल्डिंग कितनी है, तो हम क्या करते हैं, अगर सवाल हमें टोटल शेयर कैपिटल कंपनी का दे और हमें पता हो कि डायरेक्टर्स कितने हैं, तो हम टोटल शेयर कैपिटल को नंबर ऑफ डायरेक्टर से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर एक बंदे के पास इतने शेयर्स हो तो वो डायरेक्टर बन सकता था। तो अगर कोई शख्स आज इतने शेयर्स हासिल कर लेता है जिससे एवरेज वोट उसके पास आ जाए, तो फिर वो डायरेक्टर का इलेक्शन डिवाइस करवाने की रिक्वेस्ट दे सकता है। ये हमारी किताब का मानना है, हमने अज्यूम की है कि ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ खामोश है, लॉ ने हमें कोई परसेंटेज नहीं बताया। क्लियर? यहाँ से किस किस्म का सिनेरियो बन सकता है? हो सकता है आपको एक सिचुएशन दे दें, कहते हैं कि पिछली दफा इलेक्शन इतने वोटों से हुआ था और इतने लोग सिलेक्ट हुए थे, अब एक बंदा उसके पास आज इतने शेयर आ गए हैं, बताओ वो इलेक्शन रिवाइज करा सकते हैं? तो हम पिछली दफा के टोटल वोट ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर। हो सकता है सवाल में टोटल वोट ना दे, वो कहे कंपनी का शेयर कैपिटल इतना है और कंपनी के डायरेक्टर इतने हैं, तो हम शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है कि हमें जो भी ऊपर डाटा दिया जाए, टोटल वोट कितने थे वो और टोटल जो शेयर कैपिटल, इनमें से कोई भी एक बता दिया जाए, जो चीज लाजमी उन्हें बतानी पड़ेगी वो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, तो आप नंबर ऑफ डायरेक्टर से डिवाइड कर देंगे। हाँ, जब आपके पास वोट आएंगे तो वोट ऑलरेडी बढ़े हुए होते हैं। जब इलेक्शन के वोट्स आपके पास आएंगे तो वोट तो ऑलरेडी 12 से मल्टीप्लाई होकर आए हुए होंगे, तो उन वोट्स को शेयर में कन्वर्ट करके आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, और वोट को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वोट्स आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन शेयर्स वो उन शेयर्स को कहते हैं जो कि पिछले इलेक्शन में सबसे आखिरी बंदा जितने शेयर्स के एवज डायरेक्टर बना है वो क्वालिफिकेशन शेयर्स कहलाते हैं। जी वाइंडिंग अप में वाइंडिंग अप का एक छोटा सा सवाल, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप का रीकैप भाई ने कहा था, मैंने कहा था जी आपने बस पूछना है और फिर देखिएगा, मैं बच्चों से पूछता और फिर देखिएगा बच्चों का जवाब देना, तो आप लोग मुझे वो तो नहीं करेंगे निराश। वाइंडिंग अप बाय कोड के अलावा दो मोड्स के नाम क्या हैं? वाइंडिंग अप बाय वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोड, या अंडर सुपरविजन या सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोड, ये दो नाम क्लियर हैं? वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब करनी पड़ती है या कब कर सकते हैं? अगर टाइम पीरियड फिक्स हो, कंपनी ने एक टाइम फिक्स किया था, आर्टिकल्स में लिखा था हम 2 साल के लिए बन रहे हैं, 2 साल पूरे हो गए, हम आइटम कर सकते हैं। और इवेंट फिक्स किया, कोई इवेंट फिक्स किया हो, हम ये ब्रिज बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ब्रिज बना लेंगे, हमारी कंपनी का पर्पस खत्म हो जाएगा, हमने ये बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग खत्म हो गई, तो
अच्छा, इसका मतलब अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है वो पूरा हो जाए तो क्या कंपनी खुद ब खुद वाइंड अप हो जाएगी? वो इकट्ठे होंगे और एक सादा रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो कहेंगे अब हम इस कंपनी को बंद करते हैं जैसा कि हमने बचपन में तय किया था। तो एक ऑप्शन ये हो गई कि आर्टिकल का टाइम या इवेंट आ गया हो तो आप सादा रेजोल्यूशन पास करें, हो जाएगी वाइंडिंग अप। उसके अलावा भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकती है? नहीं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप की इसके अलावा आपको ऑप्शन है स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मेंबर्स कभी भी कंपनी के मेंबर्स इकट्ठे होकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं कि यार बस कंपनी को बंद करते हैं, हम चाहते हैं कि कंपनी को बंद किया जाए, अपना अपना हिस्सा निकालें और निकल जाए, तो अगर सारे मेंबर्स मुत्तफिका तौर पे इकट्ठे हो जाएं और एक स्पेशल रेजोल्यूशन 75% मेजॉरिटी ओके कर दे तो भी आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में बेसिक फर्क ये है कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में उनका नुमाइंदा आता है सख्ती से और कंपनी नॉर्मली कुछ गलत कर रही होती है जो उसको बंद किया जाता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप जरूरी नहीं कि किसी गलती पे बंद हो रहा हो, आप अपनी खुशी से अपनी कंपनी को बंद कर रहे हो। अब पेचीदा मामला वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन के बला ये क्या मामला है? सर कुछ लोगों को नहीं पता साफ हो रहा है तो कोर्ट में जा सकते हैं कि कह रहे हैं वो या तो भी कोर्ट अपने आप बाइक सोन भी कर सकते हैं और तो मेंबर जो के इंटाइटल है तो करने के लिए पिटीशन फाइल करने के लिए वो ठीक है। एक जुमला जो मिस हुआ, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट हो चुकी है, कंपनी अपनी खुशी से वाइंड अप कर रही है, कुछ लोग डर गए, उन्होंने कि ये जिस तरह से वाइंड अप कर रहे हैं ना वो भी पे वाइंडिंग अप मिल गए हमें इससे, वो तो परेशान हो गए। वो लोग होने चाहिए जो एलिजिबल थे कोर्ट को अप्लाई करने के लिए, वही वाली लिस्ट। तो वो लोग कोर्ट के पास जाके कहें कि जी हम आपको ये तक नहीं कर रहे कि आप पूरी वाइंडिंग अप खुद करें। वो जो वाइंडिंग अप कर रहे हैं ना, जरा काइंडली उसके ऊपर ध्यान आप रख लें, सुपरविजन आप कर लें। ऐसे में क्या होता है, उनका वो इसी बंदे को अपग्रेड कर देते हैं या अपना एक नुमाइंदा भेज देते हैं जो कि चीजों को देखता रहे और छोटे छोटे मामलात में लिक्विडेटर कोर्ट से मशवरे कर रहा होता है। कोर्ट इन्वॉल्व होता है लेकिन कोर्ट इतना इन्वॉल्व नहीं होता जैसे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू हो चुकी है और वो हजरात जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट करा सकते थे, अगर उनको डर है तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोर्ट उस टाइम पे पब्लिक इंटरेस्ट देखेगी कि क्या वो सिरे से वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की तरफ चली जाएगी या इनकी वाइंडिंग अप को चलते रहने दे वॉलंटरी वाइंडिंग अप को, लेकिन अपनी सुपरविजन दे डर। ये बात सर इसमें 10% वो वोटिंग पावर्स मांगने वाली लागू होगा किस केस में कि अगर उनके राइट्स मुतासर होते हैं? हाँ जी। देखें, कभी भी जिन लोगों के राइट्स मुतासर हुए हैं और वो 10% है तो वो हमेशा अदालत में जाके अपने हकूक मांग सकते हैं। नहीं सर, पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही थी, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं कर रहे, ठीक है, तो जो लोग कोर्ट में जाएंगे उनके पास 10% वोटिंग पावर नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, वो लोग होने चाहिए जो उस लिस्ट में है, वहां 10% का रूलिंग है। हाँ, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, वो 10% होना चाहिए। वापस इधर आते हैं, डायरेक्टर के ऊपर हम बात कर रहे थे, हम पहुंचे थे सब्सटैंशियल एक्वायरर की डिस्कशन की हमने, क्लियर है सब्सटैंशियल एक्वायरर, फ्रेश सिलेक्शन, कैजुअल वैकेंसी के रूल समझ आए? यस, कैजुअल वैकेंसी के रूल समझ आए। फिर एक थी गंदी सी लंबी सी डेफिनेशन, समझाया जरूर था लेकिन रिकमेंड आपको किया था कि आपने इसको क्रैम कर लेना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऊपर एक पैरा दिया हुआ है, एक ऐसा शख्स जिसका कंपनी से फाइनेंशियल या अदरवाइज कंपनी उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी या उसके डायरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं। ऊपर वाला जुमला समझ आ रहा है, इसका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। फिर हमने कहा नो डायरेक्टर शैल बी कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट। पिछले 3 साल में कंपनी सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय रहा हो। ये बात क्लियर है? और अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो 3 साल के बजाय 2 साल। सेकंड पॉइंट, is or has been chief executive of subsidiary associated और फलाना 3 साल, पिछले 3 साल में ये सब्सिडियरी का, एसोसिएट का या होल्डिंग कंपनी का अगर चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है तो मना है। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग क्या होती है, हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर तरीके से पोस्ट रिजल्ट में। ऐसा इदारा जिसके साथ आपका ऐसा रिलेशन होता है कि या तो डायरेक्टर्स कॉमन होते हैं या 20% शेयर होल्डिंग कॉमन होती है, जो आपके करीब करीब की कंपनी कहलाती है। लेकिन इसकी कल मैंने कहा था कि 2 बड़ी डेफिनेशन में से एक ही है, दूसरी बड़ी उसी की एसोसिएटेड कंपनी की, वो क्या होती है जी। देन पिछले 3 साल में कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशन हो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या वगैरह वगैरह, ये वाली बात समझ आएगी? इसमें कोई कंफ्यूजन?
फिर उसने रेमुनरेशन पिछले 3 साल में अगर कोई रिसीव की है या कोई और चीज या कोई स्टॉक ऑप्शन या कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इनमें से कुछ भी रिसीव की है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर उसने रिटायरमेंट के बेनिफिट रिसीव किए हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट है। जी सर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता है, ठीक है, तो ये मतलब जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो मिलता है तो उसके वो जो रूल वगैरह वो चेंज करवा सकता है। अब अगेन वही बात है कि चूंकि वो रिटायरमेंट हो चुकी है उसकी और रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स उसके साथ अनाउंस हो चुके हैं और अब उसको मिलना शुरू हो गए हैं, तो अब ऐसे में वो रूल पीछे की डेट से चेंज नहीं होता। हमेशा वो वाले रूल जो बेनिफिट्स वगैरह के चेंज होते हैं वो उस डेट से होते हैं, प्रोस्पेक्टिव। क्या भाई अब ये नए रूल आ गए, अब आगे ये लागू होगा। और अगेन अगर उसमें वो चेंज कराएगा भी तो वो अब उसका इतना बड़ा पोर्शन नहीं होगा। यानी हमें लगता है कि रिटायरमेंट के बेनिफिट उसे मिलना इतनी बड़ी खतरनाक बात है। जी सर, ये थर्ड पॉइंट में मेजर शेयर होल्डर क्या है जो 10% वोटिंग पावर इंडिविजुअली और इन कंसर्ट विद हिज फैमिली और एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। अगर इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है तो एक छोटा मोटा शेयर होल्डर तो इंडिपेंडेंट हो सकता है, मेजर शेयर होल्डर को हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि 10% वाला बंदा तो वैसे ही बड़े सारे इख्तियार रखता था, और अगर एक बंदा 10% शेयर रखता हो ना तो वो चाहे डायरेक्टर हो या ना हो, डायरेक्टर उसके आसपास कर रहे होते हैं। जिसके पास 10% पावर है वो बड़े आराम से किसी एक आम आदमी को भी डायरेक्टर बना सकता है अपनी वोटिंग पावर से। पर सर ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेंबर्स का तो रिलेशन होता है। हाँ नहीं, अगेन उसको फिर हमने डिफाइन कर दिया ना, फाइनेंशियली अदर होने का कोई रिलेशन ना हो, और फिर मेंबर के केस में डिफाइन कर दिया। देखिए जो छोटा मेंबर उसका क्या रिलेशन है एक बिल्कुल, मतलब मेरे पास 500 शेयर है, मेरा क्या ताल्लुक है कंपनी से, वो भी बहुत ही थोड़ा सा। तो इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कंपनी के डिसीजंस खराब करवा सकूं। उसलिए उन्होंने एक लिमिट डिफाइन कर दी कि 10% से नीचे शेयर होल्डिंग है, ओके चल जाएगा, 10% से ऊपर हो गई तो खतरनाक बात है। ले जी सर, ये यहाँ से लाइन पढ़ते हैं एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट हाँ, बेनिफिट ये अपार्ट। अब अगेन नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव जुमला मैं उर्दू में सुनाता हूँ। एक डायरेक्टर अगर कंपनी से कोई बेनिफिट ले रहा है सिवाय रिटायरमेंट बेनिफिट के, जो के सिवाय अदर अलाउंसेस के, इसका मतलब है कि दो सिवाय के साथ इस रिटायरमेंट को जरा साइड पे करते हैं। एक बंदा कंपनी से पैसे ले रहा है या कोई भी और बेनिफिट्स ले रहा है सिवाय रिटायरमेंट बेनिफिट। अब सही हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो डेफिनेशन है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता था, वरना मैं जुमले को सीधा कर देता। उन्होंने जुमले को इस तरह से कहा है कि एक बंदा जिसका कंपनी से रेमुनरेशन वगैरह कोई ना लेता हो सिवाय रिटायरमेंट बेनिफिट के, अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा वो जो आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड, तो परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस और वो सारी चीजें बाहर वो रेमुनरेशन के साथ जुड़ जाएंगी जिससे आपकी इंडिपेंडेंस आउट होगी। तो कल मैंने आपसे कहा था सिर्फ एक चीज से आपकी इंडिपेंडेंस बच जाएगी अगर सिर्फ रिटायरमेंट के बेनिफिट हो, उसके अलावा पे हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो, बोनस हो, कुछ भी ऐसा हो, वो आपको इंडिपेंडेंट नहीं रहता। तो ये डेफिनेशन है जिसको अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर क्रैम करना है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंबर भी होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मेंबर होना शर्त है। ये मैं कैसे बताऊंगा कि शर्त है या नहीं है? इनएलिजिबिलिटी में लिखा था सारे डायरेक्टर्स की मेंबर होना शर्त है, और डायरेक्टर मीन एनी पर्सन जो डायरेक्टर है। तो अगर उन 4 में इंडिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ तो इसके लिए मेंबर होना शर्त है, और उन 4 में इंडिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ तो इसके लिए मेंबर होना शर्त है, लेकिन बहुत दूर का मेंबर भी नहीं हो। ये तो बाहर से लेके आए, अब क्या करेंगे? इसका पूरा प्रोसेस होता है। इसको फिर हम कुछ शेयर करवाते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर, फिर इसको इलेक्शन लड़वाते हैं। ये इलेक्शन लड़ता है बाकियों के साथ। अभी कल हमने पूरा नहीं ना पढ़ा, अभी तो हम डेफिनेशन पढ़ी, आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको इलेक्शन लड़वाते हैं चूज करने के बाद, और जस्ट लाइक इलेक्शन के प्रोसेस की तरह ये अपॉइंट होता है। तो इसको हम उतने सिंबॉलिक शेयर दे देते हैं जिससे इलेक्शन जीत जाएगा, और फिर ये कंपनी का पार्ट बन जाता है और मेंबर भी काउंट होता है। लेकिन हम इसको उतने शेयर नहीं दे सकते जो 10% से ज्यादा, क्योंकि वो इनएलिजिबल होते हैं। जी जनाब, सर रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ जो पीछे वाला पॉइंट है कि जी सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, वो फिर वो कि उस बंदे की अगर उसने वहाँ पे काम किया होगा फिर उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिले होंगे? नहीं देखें, वो बिजनेस रिलेशन नहीं है रिटायरमेंट बेनिफिट। एक बंदे ने काम किया और जाने के बाद हम कह रहे हैं हम तुम्हें 15 साल तक पेंशन देते रहेंगे, 11वां साल है उसको पेंशन देने का। अब अगर पहले वाले साल है
3 साल। हाँ, अब अगेन वही बात है कि हम कहते हैं कि पिछले 3 साल में आपने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, अगर वो पिछले 3 साल में कहीं हमारा डायरेक्टर है फिर तो सैलरी भी लेता रहा होगा, फिर और बेनिफिट भी लेता रहा होगा, वो तो हमने कहती है कि 3 साल के बाद फिर। हाँ, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से क्या पैसे ले सकता है? सिर्फ 2 तरह के पैसे, मीटिंग अटेंड करने के पैसे और आने जाने का खर्चा। यानी ऐसा हो सकता है कि उसे कहेंगे कि आपको मीटिंग में बुलाएंगे, आपको 50,000 टीए देंगे, आप खाएं, आप रहें, आप फ्लाइट पे आए, आप ट्रेन पे आए, आपकी मर्जी, और मीटिंग अटेंड करने का भी 50,000 देंगे। यानी मीटिंग अटेंड करना एक इवेंट है जिसका हम 50,000 देंगे और आने जाने की मद में आपको मजीद 50,000 देंगे। तो हो सकता है उसको 1 लाख रुपया दें। दिस इज नॉट रेम्युनरेशन, दिस इज नॉट परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, दिस इज नॉट के अलाउंसेस दे दिए, बोनस दे दिए, तो इस बंदे को सिर्फ इतना मिलता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज ले रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर वो बहैसियत डायरेक्टर सैलरियां ले रहा है, बेनिफिट्स ले रहा है, परफॉर्मेंस की पेज ले रहा है, बोनसेस ले रहा है, स्कीमों में घुसा हुआ है, शेयर्स वाली स्कीम में घुसा हुआ है, तो इसका मतलब है उसका कंपनी से गहरा ताल्लुक है। तो अगर पिछले 3 साल में ऐसी कोई हरकत करता रहा फिर तो नहीं बन सकता। और अगर पिछले 3 साल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही था तो फिर कर सकता है। कंसेक्टिवली 3 टर्म्स तक 9 साल तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर आ सकता है। 9 साल गुजरने के बाद हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर भी नहीं आ सकता, उसको कम से कम 1 टर्म का ब्रेक लेना पड़ेगा। सादा कंपनियों में और पब्लिक सेक्टर में 6 साल, 2 टर्म्स 3-3 साल की। जी वापस से आते हैं सर जी। ये टीए तो अलाउंस नहीं है, 50,000 ले रहा है या रिइंबर्समेंट में आ जाएगा? हाँ, ये समय रीइंबर्समेंट कहलाएगी। इसको फिर हम मतलब ट्रैवलिंग और डीएनएस या डेली अलाउंस कह रहे होते हैं अलग अलग इस तरह से। तो ये टेक्निकली वो एक ये है कि हाँ भाई ये उसका जेन्युइन खर्चा है, ये वो नहीं है जो उसको करे या ना करे उसको मिल जाए। तो इन्होंने एक मयार रखा हुआ होता है, आर्टिकल में लिखा होता है कि हम मीटिंग अटेंड करने का इतना स्केल रखेंगे कि मीटिंग अटेंड करने का ज्यादा से ज्यादा हम किसी को लाख रुपए दे सकते हैं। फिर देखेंगे डायरेक्टर किस तरह का है, सीनियर बड़ा पुराना संजीदा आदमी है तो हो सकता है आप लाख रुपए देते हैं मीटिंग अटेंड करने का। एक ऐसा बंदा है जो यंग सा है और जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने अपने डायरेक्टर पूरे करने के लिए रखा हुआ है, तो हो सकता है आपको यार 50,000 मिलेंगे मीटिंग अटेंड करने के। जो स्केल सेट किया हुआ है ना उसके नीचे नीचे जितना मर्जी दे दे, और ये उसकी इंडिपेंडेंस को हिट नहीं कर रहा, ये उसका वो खर्चा है जो मतलब ये उसकी सर्विस चार्जेस है मीटिंग। अब मीटिंग अटेंड करने का 50,000 इज नॉट दैट मच बिग अमाउंट जिससे कंपनी की करोड़ों की डील्स में वो कहीं ना कहीं गलत ओपिनियन जी। इतना उसका हक है। मतलब लॉ कह रहा है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप कहेंगे आपसे सिर्फ हमने ओपिनियन लेने और बदले में आपको बहुत सारी दुआएं देंगे, इतना ना हो, वरना फिर क्या होगा कि आप अगर उसको पैसे नहीं दे रहे अच्छे तो फिर वो मीटिंग शौक से नहीं अटेंड करेगा, फिर अच्छे एडवाइसेस नहीं देगा। तो हमें एडवाइस भी तो अच्छी चाहिए, तो इतने पैसे देते हैं कि जिससे उसकी इंडिपेंडेंस हट जी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक तकलीफदेह डेफिनेशन जो कि समझ आने के बाद भी आपको दुख हो रहा है सुन के कैसे रट्टा मारना है, तो रट्टा मार लेंगे आप इसे, पक्की बात है। चलें आगे। नीचे पैरा आपने देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी इलेक्टेड इन सेम मैनर एज अदर डायरेक्टर आर इलेक्टेड। ये बाकी डायरेक्टर्स की तरह इलेक्शन से आएगा। और फिर क्या होता है, हमारे लॉ में नहीं लिखा हुआ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसमें एसईसीबी ने बताया है कि इसको पहले हमें शेयर्स देने पड़ेंगे, कंपनी की तरफ से इसको कुछ सिंबॉलिक शेयर्स देंगे जिसकी वजह से एलिजिबल होगा कि इलेक्शन लड़े, और फिर इसको इतने शेयर देंगे जिससे इलेक्शन जीतेगी। तो इसको इलेक्शन लड़वा के लेके आएंगे, यानी इसके ऊपर इलेक्टेड डायरेक्टर्स के रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर? शेयर सिर्फ मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे, और बाद में फिर वो फिर देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर तो रखे होना जरूरी है, उतने शेयर दे देंगे जितना डायरेक्टर को डायरेक्टर बने रहने के लिए चाहिए। सर वो देख सकते हैं उन शेयर्स को, बेचेगा तो वो फंस जाएगा, उसको कभी भी बाकी डायरेक्टर इकट्ठे होकर निकाल देंगे। डायरेक्टर को डायरेक्टर बने रहने के लिए भी क्वालिफिकेशन शेयर्स चाहिए होते हैं। आज हम इस पर बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह जी। डिविडेंड भी मिलेगा इसको उन शेयर्स पे डिविडेंड भी मिलेगा थोड़ा सा, असल में वो शेयर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, और ये कंपनी वाले उसे शेयर देते हुए उससे तय कर सकते हैं। आपको पता है ना कंपनी वेरिंग कैटेगरी की शेयर्स दे सकती है, तो हो सकता है शेयर्स पे लिखा हुआ हो कि ये शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा और ट्रांसफरेबल भी नहीं होंगे, तो वो इस तरह की शर्तें रख सकते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड पूरी रेगुलेशन हमारे सिलेबस में उसकी 1-2 बातें हैं, वरना इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सिलेक्शन और इनके रूल्स का एक पूरा लॉ है, अलग से लॉ है। और आईकेएफ ने हमारे सिलेबस में वो लॉ लिखा था जिसपे मैं सोच रहा था कि शायद ये सिलेबस बढ़ाने का सोच रहे हैं, और जब देखा तो पता लगा लॉ की सिर्फ एक आध रेगुलेशन उठाई है। यही डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की रेगुलेशन भी, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेगुलेशन है, अगर हम अपनी किताब के फॉन्ट को देखें तो उनके 7-8 सफ़े पे आ जाती है। इन्होंने जब सिलेबस आया था नई स्कीम का तो उन्होंने कहा था डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की रेगुलेशन हमारे सिलेबस में है,
तो मुझे लगा कि शायद ये सिलेबस को थोड़ी इज्जत देने लगे हैं, शायद किताब को जरा बढ़ा रहे हैं। तो पता लगा कि गिनती की 3 लाइनें उससे रिलेटेड थी किताब। तो ये जिस वक्त भी रिव्यू होगा सिलेबस का सही से, और जब उसको दोबारा से देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि उनको किसी पब्लिशर ने, किसी ऑथर ने अच्छा खासा चूना लगा दिया, और वो उसको जरूर रिवाइज करके सिलेबस की डायमेंशंस थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आई फियर कि इस वक्त जो कंपनी लॉ और वी लॉ है ना, शायद ऐसा ना हो अगली दफा। मुझे बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, क्योंकि बड़ा झटका लगा रहा है। इस वक्त किताब में बहुत मसले हैं, बहुत एरर्स हैं, और बस सर से उतारा उन्होंने सिर्फ नई स्कीम को जल्दी इंप्लीमेंट करने के उसमें फंस गए। उन्होंने आराम से 5-6 महीने का प्लान रखा हुआ था, जो उन्हें जल्दी जल्दी करना पड़ गया। अब बैकएंड पे सुकून से चीजों को अपडेट करते जाएंगे, रिव्यू करते जाएंगे, और अगले सेशन में, इसलिए ये एक बड़ा गोल्डन चांस है इस वक्त पेपर पास करने का, वाकई। और मतलब देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मेरे पास आप दोबारा आके बैठ जाएंगे, अच्छा क्लास भरी भरी सी हो जाएगी। इस दफा कंपनी लॉ में बिल्कुल ही अदाब आया हुआ था। वो ओवरऑल कराची में पता किया तो ज्यादातर कॉलेजेस ने कंपनी लॉ का बैच ही नहीं दिया, क्योंकि इस दफा लोग कंपनी लॉ में थे ही नहीं। ग्रुप ए की बी की जब जंग हुई और बिजनेस लॉ 2 टुकड़ों में टूटा, तो सारे के सारे बिजनेस लॉ की तरफ चले गए। और कुछ लोगों ने इस दफा शुरू में बड़े खतरनाक फैसले किए, कॉस्ट अकाउंटिंग उठाई, और सेशन के बीच में जाके उन सबको लग रहा है कि नहीं ये ओखा सब्जेक्ट है। दोस्तों से पूछते हैं, कहते हैं यार बिजनेस लॉ में तो बड़े मजे चल रहे हैं, कंपनी लॉ तो बड़ा ही शुगर में जा रहा है। अब वो इस वक्त जल्दबाजी में ये वाला सब्जेक्ट उठाने के चक्कर में, आगे जाके उन्हें लगेगा कि मसला सब्जेक्ट का नहीं था, मसला बंदे का था जिसने वो सब्जेक्ट लिया, मसला सब्जेक्ट डाटा का था। खैर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ये वाली बात नीचे मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक, मेरे ख्याल में हमने कल यहाँ तक नीचे तक तो डिस्कस कर लिया था। मुझे बताइए इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? और मैं देखूं कि आगे मैंने आज आपको कितने सफे पढ़ा दूं कि हमारा वो 3.25 सफे वाला टारगेट दोबारा से वापस आ जाए। हाँ, तो मजा आ जाएगा। उसके बाद हम फिर खत्म कर देंगे। जबरदस्त जी। मेंटेनेंस वाला सारे ही दोबारा बता दें, पॉइंट पे जल्दी जल्दी पढ़ा था। मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक, किबला क्या कहती है? उसे सर मैं देखता हूँ किताब नहीं, मतलब किताब क्या कहती है ज़बानी? कि जितने भी डायरेक्टर हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, लिस्ट रखनी है। किसने? एससीसीपी। कंफर्म बात है या कुछ मिस कर रहे हैं मीटिंग? क्या एससीसीपी ने किसी और इदारे को तो नहीं ऐसा कहा? उन्होंने आगे जो कंपनी का एससीसीपी नहीं, एससीसीपी के पास ये इख्तियार है। देखिए, कंपनियों को उन्होंने कह दिया आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो अपने पास, और बंदे भी बड़े सियाने होने चाहिए। तो कंपनियों ने कहा भाई आप बता दो सियाने बंदे क्या होते हैं, हमें तो सारे सियाने लगते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम एक इदारा बनाएंगे, हम उस इदारे को इख्तियार देंगे कि वो इदारा एक पूल मेंटेन करे, एक डाटा बैंक बनाए, एक डाटाबेस बनाए अच्छे लोगों की। तो पाकिस्तान में जितने भी लोग रिटायर होंगे, जो तजर्बा रखते हैं, सारा कुछ है, वो जाके एससीसीपी के उस इदारे को बताएंगे कि जी मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। अपनी सीवी जमा कराएंगे, उस बंदे को देखेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे, और देखेंगे जो एक्सपीरियंस बता रहा है कंफर्म करेंगे वाकई उस कंपनी में नौकरी की है, वाकई इतना टाइम लगाया है। फिर उसके बाद उस बंदे का डाटा को अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे कि हाँ भाई ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मिस्टर नवाजुद्दीन कबाइली जो है वो मौजूद हैं, और इन्होंने जो है वो इतने अरसे ओगरा में सर्व किया है, इतने अरसे उन्होंने शेल में सर्व किया है, इतने अरसे फलाना जगह सर्व किया है, ये एक्सपीरियंस है, ये ट्रेनिंग है, फलाना फलाना, उनकी पूरी प्रोफाइल वेबसाइट पे आ जाएगी। मैं कंपनी में हूँ जो कि अपनी मीटिंग कराना चाहते हैं, हमें एक सियाने बंदे की ऐसा जरूरत है। सारे डायरेक्टर वो लोग आ गए हैं जो कि पैसे वाले लोग हैं। अब पैसे वाला और तालीम वाले में तो फर्क है। अगर तालीम हो तो पैसे कैसे कमाए, और पैसे वाला तो तालीम नहीं कमाए, कितना जुल्म है। दो कैटेगरीज बन गई हैं, जिनके पास तालीम नहीं है उनके पास पैसा है, तो जिनके पास तालीम है उनके पास पैसा नहीं है। शायद ये रिवर्स है, जिनके पास पैसा नहीं है वो तालीम हासिल कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, और जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो इसलिए तालीम हासिल नहीं कर रहे उनके पास ऑलरेडी। लेकिन एक रिवर्स कहानी भी होती है, कई दफा जो पढ़ नहीं पाते वो फिर सोचते हैं कि मैं टकरे मारूं, कुछ तो करना है जिंदगी में। पढ़ नहीं पा रहे, शुरू में स्कूल से निकाल दिए गए, वालिदैन ने तय कर दिया नालायक, निकम्मा, निखट्टू बच्चा है। अब वो सोच रहा है कि मेरे साथ के सुबह से लेके दोपहर तक पहले स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर घर आके खाना खाते ही उनको मौत पड़ी हुई होती है, जल्दी से भाग दौड़ करके ट्यूशन पे जाने हैं। 6-7 घंटे की ट्यूशन के बाद आते हैं, खेल भी नहीं पाते, बेचारे थक हार के लेटते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करने की कोशिश करते हैं, और करते करते किताबों में लुढ़क के सो जाते हैं। तो फिर वो सोचता है कि इतना सारा टाइम मेरे पास लाइफ में आ गया, तो ये पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन रहा है, तो कम से कम इसकी और मेरे पास टाइम तो बराबर है, मैं मेहनत इस जैसी करूं, लेकिन करूं ओपन।
तो वो मेहनत अगर उतनी कर लेता है जितना वो स्कूल जाने वाला बच्चा कर रहा है, स्कूल जाने वाला बच्चा तो उतनी मेहनत कर रहा है कि उसने पेपर पास करना है, ये वाला बंदा जो मेहनत करता है उसको ये गिल्टी होती है कि मुझे जमाने का एक डिग्रेडेड शहरी समझा जा रहा है। वो गिल्ट उसको इतना ऊपर लेके जाता है कि उसके बाद कुछ अर्से बाद वो अपने भाई से कहते हैं यार तू क्या 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, मेरे पास ही आ जाओ, मैं जनरल मैनेजर बना दूंगा, 50-60 हज़ार तो मैं ही दे दूंगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना लंबा हो चुका है ना, इतना लेंथी है कि स्टूडेंट को हम तालीम के बजाय बस पेपर बेच रहे हैं कि तुमने पेपर पास करना है, बस पेपर पास करते जाओ, पेपर पास करते जाओ। अब सीए में हम मजबूर हैं, हम थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट नहीं हो सकते, इतने बड़े बड़े सिलेबस है, हम कहते हैं यार सिलेबस पूरा करा दें, बड़ी बात है। तो ये तो अल्लाह भला करे आईकेएफ का जिसने कमती लॉ और बी लॉ छोटे कर दिए, जिसमें हमें बीच बीच में ऐसी बातें करने का मौका मिल गया, वरना नहीं इस तरह से बातें करने का मौका मिलता, सिर्फ बीएम में मिलता होता था, बेचारा सब्जेक्ट ही बहुत हो गया। तो पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ा लिखा कामयाब हो, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर कम पढ़ा लिखा कामयाब है। पाकिस्तान के 90% से ज्यादा जो कामयाब लोग हैं वो मुश्किल से 5वीं पास, मोर देन 90%, कुछ 10वीं पास भी हो जाते हैं। चले ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया के मोर देन 90% लोग पढ़ नहीं पाते, पूरी पढ़ाई नहीं होती, या स्कूल या कॉलेज से भागे हुए होते हैं और वो कामयाबी से चीजें चला रहे होते हैं, और जो स्कूल कॉलेज से गए होते हैं वो नौकरियां कर रहे होते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं पढ़ाई जरूरी होती होगी, लोग साइंटिस्ट भी तो बनते हैं, तो फिर पता ये लगा कि दुनिया के जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं वो भागे हुए स्कूल से। अगर वो ना भागते तो वो साइंटिस्ट ना बन पाते, क्योंकि वो भागे, उन्होंने अपने तरीके से सोचा, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि किताब क्या बता रही है, उन्होंने तजर्बे करके देखा कि असल में क्या बात है, और किताब में लिखे हुए बहुत सारे थ्योरम गलत साबित कर दिए। उस डॉक्टर जो 5वीं से भागा हुआ है, जो 3री से भागा हुआ है, अपने लिखी न्यूटन उस दिन स्कूल से फुट्टे पे था जब उसके सर्टिफिकेट जन्म स्कूल बंक करके गया हुआ था, दरख्त के नीचे बैठा हुआ, आइंस्टाइन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अब मतलब क्यों बैठा हुआ था, किसका इंतजार कर रहा था, हो सकता है किसी दोस्त के साथ लूडो खेलना वहां बैठे, तो अभी उस गहराई में नहीं जाते कि वो स्कूल के बाहर निकल के दरख्त के नीचे ही क्यों बैठा हुआ था। तो हर जमाने में ये जो बागात है, ये बड़ा अच्छा एक पुरफिजा मकाम होता है, लोग वहाँ बैठ के सोचते हैं और दोस्तों के साथ बैठ के लूडो खेलते हैं। बहुत पुराने जमाने में वीडियो गेम तो उस तरह से नहीं होती थी, तो उसने लूडो ही खेलनी थी। तो आइंस्टाइन को निकाल दिया गया था, स्कूल से निकाल दिया, उन्होंने कहा बहुत डम्प है, इसको समझ ही नहीं आती, अजीब सी बातें करता है। टीचर कहती है ए फॉर एप्पल, वो कहता है एप्पल भी तो होता है, मुझ बेड़ मारती उसमें ज्यादा पता है, मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो स्कूल कॉलेज हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, हम उस फ्रेमवर्क से ही रहते हैं, उस फ्रेमवर्क से बाहर निकल के सोच नहीं पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ाई करना छोड़ दें, हम उस फ्रेमवर्क के साथ थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करते रहे। पीसीएससी एक बड़ी कमाल एक्टिविटी है कि अपने रखी हुई है, जो कॉलेज सही से कराता है ना वहां आप बहुत सीखते हैं, लेकिन जो सही से कराता है वहां आप जाते ही नहीं। टोटल मतलब अगर मैं पूरे लाहौर की बात करूं तो या पैक या स्कैंस, ये लोग सही वाला पीसीएससी कराते हैं। मैं फाइनल में ना बड़ा जिद थी मेरी कि हमने सही वाला पीसीएससी कराना है। पहले पीसीएससी 2 होते थे, एक फाइनल का होता था, एक कैफ का। हमारे पास 600 बच्चे पढ़े होते थे और पीसीएससी के एक बैच में 30 बच्चे हम पढ़ा सकते हैं, तो असूलन हमारे 20 बैच बनने चाहिए थे, उन सारे बच्चों ने पीसीएससी करना होता था, हमारा एक बैच बनता था सेशन में 600 बच्चों में से सिर्फ एक, और 19 बैच पड़ोसी कॉलेज के बन जाते थे। सीएफई पड़ोसी कोई भी कॉलेज हो सकता है, जरूरी नहीं मतलब पर्सनल डाटा की आइडेंटिफिकेशन तो नहीं करना, तो कोई भी एनी एक्सवाईजी कॉलेज हो सकता है। पॉइंट ये है कि वो 19 बैच इसलिए बच जाते थे कि बच्चा जाके कहता था देखो पैसे लो, सर्टिफिकेट दो, ये मत कहना कि आगे कोई एक्टिविटी करनी है, तो कहते थे कब कायम ना आपको। यही तो हमारा स्पेशलिस्ट पॉइंट है कि हम आपको कभी भी ज्यादा तकलीफ नहीं देते, आप पैसे दें और सर्टिफिकेट ले जाएं। स्कैन आगे कहता था 50 घंटे पूरे करो, ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो, बच्चों की एंड तक आत्मा रोली पड़ी होती थी। वो कहते हैं लो जी ये तो अजियत हो गए, क्योंकि वो अजियत देते थे तो स्किल आती थी। फिर हमारा बच्चा जब ग्रूम होकर निकलता था मार्केट में, तो यस वो अच्छा इंटरव्यू दे सकता था, वो बोल सकता था, उसकी स्किल बेहतर होती थी, उसको ड्राफ्टिंग आती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें, और पैसे देके सर्टिफिकेट लेने से वो स्किल खत्म हो गई। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आईकेएफ क्या कर रहा है, आईकेएफ के लोग बड़े नहले निकल रहे हैं। आईकेएफ ने पूरी कोशिश की है, आईकेएफ ने एक स्किल्स का कोर्स डाला हुआ है। अब आगे से 2 तरह के लोगों की बदमाशी है, एक वो इदारे जो पैसा कमाने के चक्कर में ये सोच रहे हैं कि बच्चे को स्किल क्यों दें, पैसे कमाते हैं। चलो इदारे को आप बुरा कह सकते हैं, आप लोग कौन से अच्छे? आपने भी तो ये डिसाइड किया ना कि स्किल जैसी फजूल चीज के पीछे मैं क्यों जाऊं, पैसे दूं और सर्टिफिकेट ले लूं। तो कभी भी मौका मिले ना लाइफ में, अभी आर्टिकल्स के दौरान एक दफा कभी भी इन इदारों से अच्छी वाली पीसीएससी करके देखिएगा,
बहुत इंप्रूव होती है स्किल। हमारे मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर कई दफा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पीसीएससी सही से नहीं किया होता, वो इंटरव्यू में फ्लॉप हो जाते हैं, उनको बड़ी 10, 15, 20 फॉर्म में कोई नहीं लेता, हालांकि मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर होता है बंदा। पीपीई भी यही है, पीपीई भी बेसिकली यही है, इसी का ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं इसमें अगेन वही बात है कि लिसनिंग की एक्टिविटीज हैं, लॉन्ग स्पीच है, शॉर्ट स्पीच, आप आ रहे हैं, आप सबके सामने बोल रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तकरीर से पहले तैयार कर रहे हैं, स्लाइड तैयार कर रहे हैं, क्लास में प्रोजेक्टर चला रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं कि स्लाइड कैसे बनती है, क्लास में चीजें किस तरह से होती हैं। आपकी इंटरव्यू की एक्टिविटी होती है कि हाँ जी अचानक से आपका टीचर जो मैनेजर बन के बैठ जाता है, आप आ रहे हैं, आप उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो छोटे छोटे से जो फियर्स है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि जरूर हम एजुकेशन हासिल करें, लेकिन उस फ्रेमवर्क के अंदर ही रहते हुए नहीं, हमने थोड़ी सी और स्किल्स पे काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देता है कि जिंदगी में आप नाकाम नहीं होंगे, कभी भी इतना जरूर कमा लेंगे जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए। जो गैर तालीम याफ्ता इंसान है, अगर उसके पास स्किल नहीं भी है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो तालीम वाला बंदा उसके पास स्किल नहीं है तो कम से कम इतना मिनिमम जरूर है कि वो गुजारा कर लेता है, बट गुजारे से ऊपर करने जाने के लिए आपको स्किल चाहिए। कई ऐसे फाइनलिस्ट हैं जो इस वक्त 12 से 15 लाख कमा रहे हैं, और कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो 1 लाख से 1.25 लाख कमा रहे हैं। फर्क स्किल का है, बेचने का है, उनको अपना बेचना आता है, अपने आप को बताना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, डील करना आता है। उस साइड से कहते हैं सर आप साइड पे जो मसला है, टैक्स का मामला मैं देख लूंगा, टेंशन खत्म। और कहते चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स का मामला है सर जी मुझे देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन है, फाइनेंस बिल नया आया होगा, चलो मैं देखूंगा, मैं पूछूंगा। सेठ समझ जाता है कि अनु कुछ नहीं आता, आता दूसरे को भी कुछ नहीं था, उसने भी किसी से पूछना था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ही अलग था कि सर मैं कर दूंगा, मसला कोई नहीं। आप साइड पे आप इजी, आप सुकून से आप अपने वो बेगम के साथ पहाड़ी ट्रिप पे निकले, कोई बात नहीं, आप वापस आएंगे, टैक्स का इशू रिजॉल्व हुआ होगा। सेठ को और क्या चाहिए, वो कहते यार बंदा 2 लाख रुपए भी टेंशन नहीं ना दे रहा, सुकून से जाए वापस आए, पता लगे मामला रिजॉल्व हो, बजाय उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के जिसको वो पैसे भी दे और उसके बाद भी हर वक्त टेंशन में रहे कि काम तो सारे मैंने करने, इसको तो बस उतना पता है जितना किताब में लिखा हुआ है। स्किल इंप्रूव करना पड़ा। तो मकसद लेक्चर का ये नहीं था कि आप पढ़ाई छोड़ के भाग जाए, पढ़ाई आपको मिनिमम एक बेंचमार्क देती है, लेकिन हमारा सिस्टम काफी लेंथी है क्योंकि इतना अरसे तक पढ़ाई कराता रहता है कि बंदा आवाजार हो जाता है। फाइनल में सही जो है वो दुख होता है। फाइनल में जब लोग आते हैं, मैं तकरीबन 15 साल, अब तकरीबन सितंबर से ऑनवर्ड हो गया ना, मुझे 15 साल हो गए सीए फाइनल में पढ़ाते हुए, और मैं उस वक्त पढ़ाता था तो वो तो उस वक्त की बात है, बचपना था बिल्कुल आर्टिकल्स का। इस वक्त भी आधी क्लास कम से कम मेरे से बड़ी होती है इस डेट, आज की डेट पे। तो सोचो उस वक्त क्या होता होगा। तो वो बड़ा दुख होता है कि लोग इतनी एज तक पहुंच गए होते हैं, पेपर पास नहीं हो रहे होते हैं, और वो भी जिद में होते हैं कि हमने पेपर पास करना है। जरूर पेपर पास होने चाहिए, लेकिन साथ साथ और स्किल्स पे जरूर काम करना है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने आप को माशरे का यूजफुल शहरी बनाएं। पेपर साथ साथ पास होते जाएंगे, और नहीं भी हो रहे ना, हो सकता है आज आपको लग रहा है अपना काम है, आपकी 6 अटेम्प्ट्स लग गई और एक दोस्त 3 अटेम्प्ट में करके आगे चला गया, हो सकता है आज से 7 साल बाद आप उससे बेहतर पोजीशन में बैठे हो। तो कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, हमेशा ये समझना है कि हाँ मैं सबसे बेहतर हूँ। अपने ऊपर भरोसा करें, आप हमेशा बहुत आगे जाएंगे। यही भरोसा करते हुए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन जो है हम भरोसे के साथ उसको देख सके, समझ सके। दामन वक्त में गुंजाइश इतनी थी, अगर मिड टर्म करीब ना होता तो हम और बातें करते, लेकिन क्या करें। मिड टर्म का डेट सर अहम सवाल गालबन थर्सडे। कल मैं इस पे आपको एक फाइनल खबर दूंगा, एक दफा जरा मैनेजमेंट से फाइनल कंफर्म करके। तो कल ही इसके ऊपर मजीद बात भी होगी कि क्लास कौन से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और किन लोगों का किस तरह का होगा, किनका 100 नंबर का होगा, किनका 60 नंबर का होगा, और कौन से लोगों को दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगी, कौन से लोगों को सिर्फ एक ऑप्शन होगी। तो मतलब अगर प्री रिजल्ट क्लास का बच्चा कहे कि मैं वो वाला दूं जो पोस्ट वालों को आना है, तो वो तो गलत है। हालांकि पोस्ट वाला कहता है कि सर मुझे वो मिल जाए जो प्री वालों को है, क्योंकि मैंने एक दफा पढ़ा हुआ है, तो हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। तो इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू कल करेंगे, क्योंकि आज हमने काफी सारी बातें कर ली। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हमने ही कहा कि एक पूल मेंटेन होगा, उस पूल में एक वेबसाइट मेंटेन होगी, उस वेबसाइट पे उन सारे लोगों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सीवीज चीजें दी हुई होंगी। जिस भी कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चूज करना है वो जाएंगे उस वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि कौन कौन लोग वहां मौजूद है, तो उनमें से अच्छे बंदे चूज करेंगे और उनको इलेक्शन लड़वा के अपनी कंपनी में ले आएंगे।
इस दौरान एससीसीपी या उस इदारे की हरगिज जिम्मेदारी नहीं है कि ये इंश्योर करें कि वो बंदा आपकी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उन्होंने तो एक स्किलफुल रिसोर्सेज का एक पूल बना दिया कि यार ये बंदे हैं, ये हमने देख लिया कि ये अच्छे लोग हैं, लेकिन ये आपकी कंपनी के लिए मौजू है या नहीं, आपसे इनका क्लैश है या नहीं है, ये आपने खुद देखना है। तो उस वेबसाइट से उठाना एक बंदे को या उस बंदे को लेके आना, हर इस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो कंफर्म इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंस चेक करना आपके जरूरी। और एंड पे उन्होंने कह दिया कि मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डाटा बैंक टू फुलफिल क्वालिफिकेशन फलाना वो दिया हुआ है एक कानून में जिसका नाम है कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018। ये वो रेगुलेशन है जो हमारे सिलेबस में डली, लेकिन इन रेगुलेशंस की एक आधी रेगुलेशन उन्होंने हमारे सिलेबस में अभी ऐड की है। वैसे ये वो रेगुलेशन है जो पूरा इसका प्रोसेस बताती है, तो आपसे उसका पूरा प्रोसेस रिक्वायर नहीं होगा, सिर्फ उतना रिक्वायर होगा जितना अगली शीट्स पे नजर आ रहा है। अब क्या है ये कंपनीज मैनर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन? क्या बताना चाह रही है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोगों का जो डाटा बैंक में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या हर बंदा उसमें जाके कह सकता है मेरा नाम उसमें लिस्ट में डालें? उन्हें चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो तालीमी, a person who either holds at least a graduate degree from a university recognized, HEC recognized university से कम ग्रेजुएट हो एंड अप्रूव बाय HEC, ठीक है, और इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, या HEC का ग्रेजुएट हो या किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर। प्रोफेशनल बॉडी कोई भी हो सकती है, किसी भी स्पेशलाइजेशन की हो सकती है, टेक्निकल बॉडी हो सकती है, अकाउंटिंग बॉडी हो सकती है, कोई भी तो हो सकता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पे मेंबर हो सकता है डॉक्टर्स की किसी एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है वो आईकेप का मेंबर हो सकता है, आईसीएमएपी का मेंबर हो, पिफा का मेंबर हो, एसीसी का मेंबर हो, कुछ भी। एंड हैज एट लीस्ट 5 years of relevant experience in one or more of the fields of कौन सी फील्ड? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन और अदर डिसिप्लिन रेलेवेंट टू द कंपनीज बिजनेस। इनमें से कोई भी एक फील्ड या एक से ज्यादा फील्ड्स का तजर्बा होना चाहिए उसके पास, कम से कम कितना? 5 साल का। तो या तो वो ग्रेजुएट या मेंबर हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का एंड 5 साल का तजर्बा हो। दूसरी ऑप्शन क्या है? हैज एट लीस्ट 15 years of relevant work experience in above mentioned fields and person is willing to act as independent director। अब अगर एक बंदे का 15 साल का तजर्बा है तो भूल जाए तालीम को, अब तजर्बा कम आएगा। तो अगर एक बंदा 15 साल से एक जगह पे काम कर रहा है या 15 साल का उसका तजर्बा इन फील्ड में जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है और वो चाहता भी है कि वो डायरेक्टर बने, तो बस अब ये तालीम और ये वाला मेयार खत्म हो जाएगा, अब तजर्बा कम आएगा। Can confirm that on appointment would devote reasonable time to affairs of company in order to enable him या her to discharge his responsibility या उसका जो रोल है स्टीवर्डशिप का, यानी कि एक ऐसा बंदा जो जिंदगी में पहली बड़ा मसरूफ है, कंपिटेंट बहुत है, वो अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो कहता है हाँ भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और ये वादा करता है कि यस मैं एक अच्छा टाइम दूंगा आपकी कंपनी के अफेयर्स को, आपकी जब मीटिंग्स होंगी मैं आया करूंगा, मैं मशवरे दिया करूंगा, मैं गाइडलाइन बनाऊंगा, मुझे जो पॉलिसीज कहेंगे मैं उसमें जरूर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया करूंगा। तो रेगुलेशन ने सबसे पहले बताया कि कौन लोग हैं जो उस डाटा बैंक में जा सकते हैं कि हाँ भाई मुझे आप ये बना दो इस तरह की लिस्ट में। मेरा रिटायरमेंट प्लान कितना मजेदार है, यही है। 5 कंपनियों के पूल पे बैठ जाए, 5 से ज्यादा कंपनियों में नहीं हो सकते डायरेक्टर, तो 5 कंपनियों के पूल पे बैठ जाए, जब उनकी मीटिंग वगैरह हो ठीक है वो खुद ही बुलाएंगे, आने जाने का जहाज का किराया दें, होटल में ठहराएं, मीटिंग अटेंड करने के पैसे दें, गया रिश्तेदारों से मिला, सारा कुछ है अपने सुकून से। नॉर्मली कितने मिल जाते हैं पैसे? नॉर्मली मैंने बताया कि तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास। ये डिपेंड करता है कंपनी किस तरह की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी कंपनी है। सर अगर कोई फॉरेन ग्रेजुएट है या फॉरेन प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है जी जी उसके लिए भी ये कंडीशन है? उसके लिए ये 5 साल वाली है। ये तो पहले ये हो गया ना कि हम या तो ये तालीम की बात कर लें या ये बात कर लें। अब आगे विलिंग भी होना चाहिए और वो कहे कि मैं कंट्रीब्यूट भी करूंगा टाइम, क्योंकि एक अच्छा बंदा जो हमें टाइम नहीं दे रहा है वो हमारे लिए बेकार है, चाहे वो HEC से चाहे वो HEC रिकॉग्नाइज हो। लेकिन वही बात है कि जब हमारे किसी काम का नहीं है, वो हम उसे बुलाएं और मीटिंग्स में ना आ सके, वो कहे जी मैं मसरूफ बहुत हूँ, बस ठीक है आप मेरा नाम लिख दीजिएगा डायरेक्टर में, हमें सिर्फ नाम नहीं चाहिए, हमें उसकी एक्सपर्टाइज चाहिए, हमें मीटिंग में उसके मशवरे चाहिए। तरह हो सकता है सर एक बंदा 2 जगह या 3 जगह, एक बंदा 5 जगह बना सकता है। फिर इसके लिए पेनल्टी वगैरह होगी अगर वो मीटिंग वगैरह कहीं अटेंड ना करे? थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसके ऊपर भी बात होगी, बिल्कुल थोड़ा सा।
सर इसका इंटरव्यू कौन करते हैं जी ये डेटा पूल में ऐड होने के लिए? जी एससीसीपी ने एक इदारे को ऑथराइज किया है, वो इदारा ये सारा काम करेगा, जो कि एक टास्क फोर्स जनरेट करेगा कि ठीक है जी आप लोगों ने काम करना है। अगर मैं पीछे दिखाऊं तो पीछे इस तरह की बात हमने की थी, independent director to be appointed in any law this shall be selected from a data bank containing this it shall be maintained by any institute, body or association as notified by SCCP। जिस भी बॉडी इंस्टीट्यूट या जिक्र कर देगा कि हमें वो लोग वो फलाना इदारा, तो हो सकता है कि एक इदारा अपने आपको रजिस्टर कराए SCCP के साथ कि हम लोग टैलेंट हंट किया करेंगे। नॉर्मली HR ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की CVs डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर वो अक्सर कंपनियों को, कई दफा ना हेड हंटर्स होते हैं, मेरी कंपनी को 20 बंदे चाहिए, मैं किसी HR कंपनी से बात करूंगा 20 बंदे इस तरह के चाहिए, मुझे ढूंढ के दे देंगे, क्योंकि उनके पास पूल में भी बहुत सारे होंगे, उनके ताल्लुकात भी बहुत सारी जगह पे होंगे। तो इस तरह का एक इदारा जो कि इंसानों को मैनेज कर सकता उनका, तो उसको उन्होंने कह दिया कि वो डाटा बेस मेंटेन करेंगे और वो फिर एक वेबसाइट पे अपने वो सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। अब कौन सा डाला है? अभी इस टाइम पे ये SCCP ने अलाउ किया है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली अभी नहीं चलाया जा रहा। अभी सिर्फ डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम SCCP ने शुरू करवाया है, जिसको ICAP, ICMAP, LUMS और IPA ये 4 इदारे डील कर रहे हैं। लेकिन अभी ये वाला सेटअप थोड़ा सा प्रीमेच्योर फेज में, और उन्होंने ये कह दिया है कि इस टाइम पे इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन वाला पॉइंट आपके यहाँ शेयर ना लिखा हो, ये लिखा हुआ है अब रिक्वायरमेंट में भी रिलैक्स बाय SCCP ऑन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी, अगर वो कुछ सफिशिएंट, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं अगर आप अपने अप्लाई कर दें। तो उन्होंने इस वक्त एक जनरल रिलैक्सेशन दी हुई है कि जब तक हम एक प्रॉपर इदारे को सही से डेवलप नहीं कर लेते तब तक आपको ये थोड़ी सी छूट है। लेकिन जब वो इसको बिल्कुल पक्का डेवलप कर लेंगे तो देन फिर वो कहेंगे कि जो इस इदारे का पूल बैंक है वहीं से लेंगे। हाँ, अगर SCCP को आप बता देते हैं कि फलाना बंदा बहुत कमाल का है, आपके डाटा बैंक में नहीं है, तो वो भी ज्यादा मिल जाएगी। याद है जैसे लिक्विडेटर में हमने कहा था कि लोग कोर्ट को जाके कहते हैं कि देखें जी ये फलाना बंदा ज्यादा अच्छा है, तो वो बात मान लेते हैं। तो बहुत रिजिड नहीं है, मकसद ये है कि कम से कम एक इदारा हो जिसके जिम्मे हो के अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करे। हम बात कर रहे थे कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो 5 साल का तजर्बा और अच्छी तालीम या 15 साल का तजर्बा रखने वाला विदाउट एनी तालीम। हमने कहा कि ये 2 लोग हो सकते हैं, और वो बंदा एग्री करता हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है और वो अपना एक रीजनेबल टाइम हमें देने को तैयार है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें की हैं। ये प्रोफेशनल बॉडी का जब हमने जिक्र किया कि प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान, governed under a special enactment of federal government, पूरा इशारा कर रहे हैं PEPFA, ICAP या ICMAP की तरफ। पाकिस्तान में बना हो, स्पेशल एनेक्टमेंट हो गवर्नमेंट का, एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारा खुदकार तरीके से काम करता हो, मैनेज बाय रिप्रेजेंटेटिव नेशनल काउंसिल एंड हैज अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन एंड एंटाइटलमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ सच बॉडी। कितने इशारे देखो, मतलब वो ICAP कहना चाह रहे हैं टेक्निकल अल्फाज में कि एक इदारा हो, बड़ा सियाना सा हो, उसका कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम हो, एग्जामिनेशन का एक खास मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करने के बाद लोगों को मेंबरशिप देता हो, और वो गवर्नमेंट की स्पेशल एनेक्टमेंट से सेल्फ रेगुलेटरी खुदकार तरीके से चल रहा हो, तो इस तरह के इदारे को प्रोफेशनल बॉडी कहेंगे अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और एस्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान एंड एस्टैब्लिश अंडर अ स्पेशल एनेक्टमेंट इन द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन एंड व्हिच इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉडी रेलेवेंट फॉर सच फील्ड। अब अगर ACC है और इस तरह की फील्ड में IFAC होता है जो पूरी दुनिया को देखता है, तो अगर वो IFAC का मेंबर है तो फिर पाकिस्तान में उसको प्रोफेशनल बॉडी कहेंगे। आसान अल्फाज में प्रोफेशनल बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको कानून भी रिकॉग्नाइज करता हो और कोई खास प्रोफेशन की कोई बड़ी बॉडी भी कहती हो कि हाँ भाई ये हमारे साथ रजिस्टर है, ये इस फील्ड को अच्छी तरह से जानती है। अगर मैं अकाउंटिंग में बात करूं तो हम ICAP के एग्जांपल दे सकते हैं। अकाउंटिंग के अलावा भी कई फील्ड हैं, असल में हमें जो पता है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स की अलग फील्ड है, इंजीनियर्स की अलग फील्ड है, इंजीनियरिंग की अलग काउंसिल्स हैं, अलग अलग सेटअप है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी बॉडी जो कि किसी खास प्रोफेशन को डील करती है। समझाना इसलिए जरूरी था कि समझ आ जाए। रटा मारना, ये चैप्टर मेजॉरिटी ऐसा है जिसमें रटा मारना है। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब अपॉइंट होते हैं तो उन्होंने फिर डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना होता है, या अगर वो साबित कर दें कि वो ऑलरेडी ट्रेंड है तो वो एग्जामिनेशन ले सकते हैं। एक पूरा SCCP का डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वो कहता है कि डायरेक्टर्स ने कम से कम इतनी ट्रेनिंग करनी है, कम से कम इस फील्ड का इतना डायरेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्टर वो ट्रेनिंग पूरी करेगा, ये वाला डायरेक्टर, या ये साबित कर देगा कि उसको ये वाली ट्रेनिंग नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह का काम ये ऑलरेडी करता है।
कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 ने बताया है कि डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कब होगा, कैसे होगा, कौन उसको ऑथराइज करेगा, हमारे सिलेबस में नहीं है जी। डायरेक्टर का सर ये है कि उसको मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड में होना चाहिए, किसी भी फील्ड का डायरेक्टर बन सकता है। किसी भी फील्ड का बंदा डायरेक्टर तो बन सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमारी ख्वाहिश ये है कि वो उन फील्ड जो डिफाइंड है, नहीं तो कंपनी की कोई और रेलेवेंट कोई खास स्पेशलाइजेशन। और इस तरह हो सकता है कि कोई डॉक्टर अगर हो हाँ। या इंजीनियर हो, वो फिर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बन सकता है। देखें पीछे अल्फाज क्या लिखे हैं, वो कहते हैं कि या तो इन फील्ड में फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन और अदर डिसिप्लिन। अब टेक्निकल ऑपरेशन में आप इसको ला सकते हैं, या अदर डिसिप्लिन रेलेवेंट टू कंपनीज। अगर शेख ज़ैद हॉस्पिटल है और वो एक कंपनी की तरफ ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने डायरेक्टर बनाना है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे सीनियर डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल के मामलात को समझता हो, हॉस्पिटल की जार्गन्स को समझता हो। असल में हम मिक्स करना चाह रहे हैं, मिक्स करना चाह रहे हैं कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को और कुछ वो लोग जो कि भाई जो लोग बोर्ड से आए हैं, कंपनी तो उनकी है लेकिन उनको पता नहीं, उनके पास तो पैसा है, ठीक है, तो पैसे वालों को भी जरूरत पड़ गई ना तालीम वालों को, बट कितनी 50,000 रुपए बस। और जो पैसे वाले हैं वो सैलरियां लेंगे 3-3 लाख रुपए की, अलाउंसेस लेंगे, फॉरेन ट्रिप्स करेंगे, क्या करेंगे वो देखे ना, रिटायरमेंट के बाद सिर्फ वो पैसे मिलेंगे तो दुख होना है, पैसा वाला बनना पड़ेगा, किसी कंपनी में दूसरा वाला और किसी कंपनी में दूसरा वाला। क्या ये कंपनी की जो ये सारी बातें, एलिजिबिलिटी सब समझ आई? डेटा बैंक इंस्टीट्यूट जो मेंटेन करेगा उसके बारे में कानून क्या कह रहा है? Place the information on process of registration and data bank eligibility criteria, fee and documents and other relevant detail on website. मैं एक आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है एक काम करता हूँ, जब रिटायर हो जाऊंगा तो ठीक है कभी कभार मीटिंग अटेंड कर ली, उसके थोड़े पैसे शैसे ले लिए, वो पॉकेट मनी वगैरह चल गई, तो मैं कैसे जाऊँगा उस इदारे के पास? तो वेबसाइट पे जब बाकियों का डाटा आ रहा है तो वेबसाइट पे कहीं ना कहीं ये जगह होनी चाहिए कि क्या आप एक सियाने इंसान हैं, क्या आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सके? मैं कहूँगा हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं उसका ऑप्शन होगा कि हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या हाउ टू गिव योर डिटेल्स टू अस। तो फिर एक पोर्शन होगा जहां पे वो मुझे बताएगा कि क्या क्राइटेरिया है हमारा, क्या फीस है, इतने पैसे जमा कराओ, ये क्राइटेरिया मीट करो, अगर ऐसे ऐसे करते हो तो ठीक है। फिर वो इंश्योर करें कि जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन मतलब जमा कराई है वो सही होनी चाहिए। मैं एक एप्लीकेंट हूँ, मेरे जिम्मे मैंने झूठ नहीं बोलना वहाँ, ऐसा नहीं मैं कहूँ चलो एक्सपीरियंस एक काम करते हैं 40 साल का लिख देते हैं, तो झूठ मैंने नहीं बोलना। May determine necessary measures, condition and procedure for including and retaining details of individuals in the data. डेटा बैंक में रूल्स बना सकते हैं जी, हम इतने अरसे तक डाटा रखेंगे लोगों का। वो ये कह सकते हैं कि जी जितने लोग कम से कम इस एक्सपीरियंस से नीचे होंगे उनका डाटा हम वेबसाइट पे शो नहीं करेंगे, अपने पूल में रखेंगे, जब उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा तो उनको वेबसाइट पे भी ले आएंगे। इस वक्त लॉ हमें कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि जिन्होंने करना है उन्होंने क्या करना है। वो जो इंस्टीट्यूट है ना जिसने वो डाटा बैंक मेंटेन करना है, उसने ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। चाहे तो एससीसीपी से अप्रूवल लेके फीस भी फिक्स कर सकते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट पे आपका नाम दिखा रहे हैं तो आपसे महीने के 5,000 रुपए लेंगे। आप भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 5,000 लेके मेरा नाम एक ऐसी जगह पे दिखा रहे हैं जहां से पाकिस्तान की 700-800 कंपनियां अपना डायरेक्टर तलाश करने के लिए इस वेबसाइट पे आ रही है और कुछ नहीं, मशहूरी हो जाएगी। तो अगेन हो सकता है कि वो एससीसीपी से पूछ के उस चीज की एक फीस रखते हैं। जिस बंदे का नाम वहां है वो बंदा खुद जाती तौर पर रिस्पॉन्सिबल है कि वहां साइट पर उसने डाटा सही दिया है। आप जितना भी डाटा देंगे वो एक खास लेवल तक इंश्योर कर सकते हैं, 100% उसकी एक्यूरेसी उनके जिम्मे नहीं है, वो आपके जिम्मे। कल को झूठ साबित हुआ तो आप ही को पकड़ा जाएगा कि जिस इंसान ने वहां पे अपना नाम दिया था उसने सही तरीके से चीजें नहीं की। ये बात समझ आई? इंस्टीट्यूट का एक डिस्क्लेमर होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट वाज़ेह तरीके से बताए। जिम्मेदारी कंपनी की है, जिस कंपनी को डायरेक्टर चाहिए उसने सोचना है कि ये बंदा हमारे लिए काम करेगा या नहीं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी और जगह जगह ये डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि पैनल हैगा, जिम्मेदारी अपनी है। हम आपको एक पैनल दे सकते थे जिसमें हमने अच्छे बंदे इकट्ठे कर दिए हैं, ये बंदा आपको अच्छा लगे ना लगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको सूट करे ना करे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप ले जाओ और आपको नुकसान दे दे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और आप इसको चूज करो तो ये हरगिज इस चीज की एश्योरेंस नहीं है कि ये बंदा इंडिपेंडेंट भी है। इसकी इंडिपेंडेंस हमने नहीं चेक करनी, हमने तो अच्छे अच्छे बंदे एक जगह इकट्ठे कर दिए, इसकी इंडिपेंडेंस आपने चेक करनी। तो गौर से देखें तो इन रेगुलेशंस में कुछ भी नहीं बताया सिवाय तजर्बे के।
बाकी ये बताया कि हम रूल्स बनाएंगे, देखेंगे क्या होगा, वो इदारा क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है, कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, ये आएगा कैसे, इसके इलेक्शन कैसे लड़वाया जाएगा, इसको शेयर कैसे दिए जाएंगे, वो सब ना इन्होंने बताया और ना हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है उसमें। समझ आया कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली तकलीफ डेफिनेशन थी, ऊपर से उन्होंने कुछ रेगुलेशन तैयार कर दी और शुक्र है सारी नहीं ऐड की। कहानी थोड़ी सी आगे तक जाती है। वेबसाइट पे फॉलोइंग डिस्क्लेमर आएगा। इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट एंड एप्लीकेबल लॉज फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम डाटा बैंक। इंक्लूजन इन डाटा बैंक डज नॉट गारंटी सिलेक्शन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी जो हमने बात उर्दू में की है, उन्होंने कहा जी आपने ये अल्फाज अपने पास पूरे तरीके से अपनी वेबसाइट पे डाल देने हैं जिसको पढ़ के एक बंदे को अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि नहीं ये उसी तरह के अल्फाज हैं जैसे आईकेप के सॉल्यूशन से पहले लिखे हुए। मेरी किताबें में आईकेप के सॉल्यूशन शुरू होते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम से पीछे एक डब्बा होगा बड़ा सा, जिसमें लिखा होगा ये सारे सॉल्यूशन आईकेप के हैं और ये आईकेप के भी नहीं है। आईकेप ने ये सब लोगों की सजेशन के लिए दिया है, खबरदार इनकी बेस पे कोई डिसीजन लेना या ये समझना कि सही है या इसके बारे में इंस्टीट्यूट से कोई खतो किताबत करना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए दिए हैं लेकिन दिल पे नहीं देता। तो इस तरह का डिस्क्लेमर देने के बाद वो बच जाते हैं। कल को हम कहेंगे आपके सॉल्यूशन में गलती हो गई, हमने तो डिस्क्लेमर दिया हुआ है उसमें लिखा है जी हमने कोशिश की है, हो सकता है हमसे गलती हो गई, चलो खैर है। इसी तरह का डिस्क्लेमर इस किताब के प्रीफेस में भी है जिसमें लिखा है कि हमने पूरी कोशिश की है कि हकायक आपके सामने अच्छे तरीके से बयान करें, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई चीज हमसे ना चाहते हुए ना मिस हो गई है तो इंतजामिया किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेती। तो ये प्रोफेशनल इदारे इस तरह की जिम्मेदारियां इस तरह के डिस्क्लेमर डालते हैं। तो इस तरह का डिस्क्लेमर ये वाले इदारे ने भी डालना है। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर एग्जामिनर होता और ये नया एरिया आया होता और मैंने लोगों को तकलीफ देनी होती तो मैं ये डिस्क्लेमर पूछ लेता। सर आपने इटैलिक में इसलिए कि ये एक सेंटेंस है फॉलोइंग डिस्क्लेमर, इसलिए इसको उस तरह से प्रेजेंट किया है। लेकिन इस तरह के कॉमेंट नहीं होते मेरे इटैलिक के, तो ये कॉमे वाला जो इटैलिक है ना ये कोट है। खाली इटैलिक होता तो और होता है, ये इटैलिक को बंद किया हुआ है कॉमों के। ये एक स्टेटमेंट है कि वेबसाइट पे आपने इस जैसी इंग्लिश नहीं लिखनी, ये लिखनी। तो जब इतना पक्के हैं तो एग्जामिनर का इतना तो दिल कर सकता है कि आपसे कहे जी आप एक कॉर्पोरेट एडवाइजर हैं, आपके पास कुछ लोग बड़े परेशान हाल आए हैं, उन्होंने आपसे पूछा है कि जी हम एक बंदा सिलेक्ट कर रहे हैं और ये तो हमारा ख्याल है कि वो बंदा हमारा जिम्मेदार होगा, लेकिन आपने उन्हें सजेस्ट करना है कि उनकी वेबसाइट जाके देखो वहाँ एक डिस्क्लेमर है, काइंडली बताएं वो डिस्क्लेमर क्या होता है, उसका मतलब क्या है। तो आप ये डिस्क्लेमर बताएंगे और फिर बता देंगे कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जागते रहना 3:30 अपने सामान की खुद अपने सामान को। फाइनली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर खत्म। कुछ डायरेक्टर भी हमने नहीं देखे, एम्प्लॉय डायरेक्टर जिसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय के अलावा बाकी डायरेक्टर होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। और जो हमने देखे वो कौन से थे? फर्स्ट सबसीक्वेंट यानी कि इलेक्टेड, कैजुअल वैकेंसी, सब्सटेंशियल एक्वायरर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आगे थोड़ा सा जाके मैं अल्टरनेट डायरेक्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे। अब डायरेक्टर आ गया, आए डायरेक्टर को निकालना कैसे? आना तो समझ आ गया, अब इसका जाना देख लेते हैं। डायरेक्टर को रिमूव कैसे कर सकते हैं? मेंबर्स डायरेक्टर के खिलाफ करारदाद पास कर सकते हैं। डायरेक्टर को निकालने के 3 तरीके हैं, लेकिन हमारी किताब ने सारे नहीं हमें बताए, उन्होंने 2 बताए। उन्होंने कहा मेंबर्स निकाल सकते हैं इसे, और दूसरा ये बाय लॉ भी निकल सकते हैं। जो तीसरा तरीका हमारी किताब ने हमें नहीं बताया, शुक्र है इनका ध्यान सेक्शन की 10 नहीं गया, एससीसीबी भी निकाल सकता है। वो भी एक लिस्ट होती थी जो याद करने वाली। तो डायरेक्टर को मेंबर्स इकट्ठे होकर रेजोल्यूशन पास करके निकाल सकते हैं। बाय लॉ डायरेक्टर कुछ ऐसा कर बैठे जो लॉ ने मना किया तो वो निकल जाएगा। वो चीजें क्या है? मेंबर अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? मेंबर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, उस रेजोल्यूशन का नाम होगा रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। उस दिन कुछ लोग रेजोल्यूशन के हक में वोट करेंगे और कुछ लोग रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करेंगे। सोच के मुझे बताना है, रेजोल्यूशन का नाम है रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं वो इसके फॉर में वोट करेंगे या अगेंस्ट वोट करेंगे? और जो चाहते हैं कि डायरेक्टर बच जाए, हम हमेशा ये देखते हैं कि रेजोल्यूशन पास कब होगी। हम कहते हैं रेजोल्यूशन की फेवर में आने वाले वोट इतने हो गए तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। इस दफा हम उलट बोलेंगे, रेजोल्यूशन कब पास नहीं होगी? जब उसके अगेंस्ट आने वाले कम से कम इतने लोग,
कितने लोग हो? Members may remove director through resolution in their meeting. जुमला में समझ आता है. However, the resolution shall not be considered as passed if number of votes casted against resolution यानी कि in favor of director is equal to or exceed नीचे दो क्राइटेरिया हैं. अगर कम से कम उतने वोट ले ले, इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स. एक बंदा 7 लाख वोट लेके 700,000 वोट लेके डायरेक्टर बन के आया. उसी इलेक्शन में एक बंदा 60,000 वोटों से भी आया. दोनों की सीट एक जैसी मिली. जब हमने कहा कि डायरेक्टर को निकालना है और आज इसकी फेवर में 1 लाख वोट है, तो हम ये जरूर कहेंगे तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम हुई है. लेकिन वो कहेगा कि वो देखो ना, वो कमी कमी से बैठा हुआ है 60,000 वाला. ठीक है, मतलब मैं 7 लाख से 1 लाख पे गिर भी गया तो क्या हुआ? मैं अभी भी इतना कम से कम एलिजिबिलिटी रखता हूँ कि मेरे से भी नीचे कुछ लोग हैं. तो अगर आज वो अपनी फेवर में 60,000 वोट भी ले ले ना, जितना लास्ट टाइम सबसे छोटे वाले जो कैंडिडेट है जिसको सबसे कम वोट मिले थे जो सिलेक्ट हुआ था, अगर उतने वोट ले लेता है तो ये बच जाएगा. बात समझ आई? तो अगर डायरेक्टर को हम निकाल रहे हैं और डायरेक्टर इलेक्टेड डायरेक्टर है, तो ये नहीं पूछें कि डायरेक्टर को निकालने के लिए वोट कितने चाहिए, ये पूछे डायरेक्टर को बचने के लिए कितने वोट चाहिए. इस डायरेक्टर को बचने के लिए उतने वोट चाहिए इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में जितने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स हैं जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग इलेक्शन में कास्ट हुए थे. तो पिछले इलेक्शन में जो सबसे कम वाले वोट जिसको कास्ट हुए थे, सबसे जो छोटा जो वो कैंडिडेट जो सबसे कम सिलेक्शन किया था, जिसको मैंने गुलदारा लगा दिया था कि ये जगह जगह काम आएगा, वो बेंचमार्क इसको बचा लेगा. ये कह देगा कि मेरी अभी भी इतनी पॉपुलैरिटी तो है जी. सर इसके इस रेजोल्यूशन के फेवर में कम आ जाए. इस रेजोल्यूशन की फेवर में रेजोल्यूशन क्या है? निकाल दो. फेवर में आने का मतलब है लोग कहते हैं डायरेक्टर को निकालना है. और अगेंस्ट सर अगर हाँ, अगेंस्ट का मतलब है वो कह रहे हैं डायरेक्टर को बचाना है. ये बड़ा जरूरी है. मैंने इसलिए फॉर और अगेंस्ट को बताया कि उल्टा है. ये तो फिर आसान जुमला है. ओरिजिनल लॉ में पता है क्या लिखा है? नो रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड. ऐसी रेजोल्यूशन नहीं होगी अगर ऐसा नहीं हुआ होगा. 4 दफा नेगेटिव है ओरिजिनल लॉ में. तो इधर तो फिर जरा सादा अंग्रेजी में लिखा है कि किस तरह से ब्रैकेट लगा के थोड़ा सा वाज़ेह किया है कि ये अगेंस्ट द रेजोल्यूशन का मतलब है फेवर. ये बात समझ आई? फेवर वाले बंदे फर्ज करें 11% हो और निकालने की ख्वाहिश रखने वाले हो 89%, डायरेक्टर फिर भी बच जाएगा अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया. ये अजीब सी रेजोल्यूशन है जिसमें थोड़े से वोट लेने वाला जीत जाता है. क्योंकि जब 60,000 वाला बंदा डायरेक्टर बन के आया तो इसका मतलब है 60,000 वोटों के अलावा पूरी कंपनी नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्टर बने. तो डायरेक्टर पूरी कंपनी की ख्वाहिश से थोड़ी बनता है, अपने हिस्से के वोटों से बनता है. तो अगर ये आज उतने वोट ले लेता है तो ये बन जाएगा. चलो ये तो हो गया इलेक्टेड डायरेक्टर. ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है कैजुअल वैकेंसी है, ये तो इलेक्शन लड़के ही नहीं आए. अब इनको इलेक्शन के साथ तो मैच करना मुनासिब नहीं है. इनके लिए फिर हम वही एवरेज वाला फार्मूला लगाएंगे. हम देखेंगे या तो पिछले इलेक्शन में टोटल वोट कितने थे, या हम देखेंगे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है. अगर ये कंपनी है उसका शेयर कैपिटल है फर्ज करें 24 लाख और कंपनी में इस वक्त 8 डायरेक्टर हैं, तो क्या जवाब आएगा? हम एक ऐसे शख्स को निकाल रहे हैं जो कि कैजुअल वैकेंसी है, जो इलेक्शन लड़के नहीं आया. हम कह रहे हैं तुम्हें निकालने लगे हैं. अब उसको कम से कम कितने वोट चाहिए बचने के लिए? उतने नहीं जो मिनिमम नंबर है. वो अपने आप को इलेक्शन वालों से कंपेयर नहीं करेगा. हाँ, ये देखा जाएगा कि इलेक्शन में कितने वोट थे. 24 लाख. आज इस बंदे समेत कितने डायरेक्टर हैं? 8. अगर आज के 8 लोग उस दिन इलेक्शन लड़ते और सबको बराबर वोट मिलते तो इसको कितने वोट मिल जाते? आज इतने वोट ले लेगा, बच जाएगा. तो इसका पेचीदा सा फार्मूला है टोटल वोट अवेलेबल, जो कि उस वक्त वही वाला फार्मूला नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो जो उस फार्मूले से निकलते हैं. टोटल वोट अवेलेबल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द आज कितने डायरेक्टर है. तो हम कह रहे हैं कि अगर आज के 8 डायरेक्टर्स को पीछे ले जाए इंक्लूडिंग हिम जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, इन सबको इलेक्शन लड़ा देते और सबको बराबर वोट मिल जाते तो उसको कितने वोट मिल जाते? 3 लाख. आज ये साबित कर दे कि इसके पास इतना एवरेज मैंडेट है, इतने लोग इसकी फेवर में हैं, हम इसे नहीं निकालेंगे. तो डायरेक्टर को निकालने के लिए आपको एक रेजोल्यूशन चाहिए. रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? मेंबर्स. मेंबर्स में बहुत सारे कहेंगे निकाल दो, कुछ कहेंगे नहीं बचा दो. अगर बचाने वाले इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में सबसे आखिरी डायरेक्टर के वोट के बराबर हो गए तो बच जाएगा, और बाकी डायरेक्टर्स के केस में अगर एवरेज के बराबर हो गए
और एवरेज का मतलब क्या है? टोटल वोट ऊपर डिवाइड बाय नीचे। हो सकता है सवाल आपको टोटल वोट ना दे, वो टोटल शेयर कैपिटल बता दे, तो ठीक है, फिर आप टोटल शेयर कैपिटल को डायरेक्टर से डिवाइड करेंगे और कहेंगे इतने शेयर्स के इक्वल अगर वोट वो हासिल कर लेता है वो बन जाएगा। सर नॉमिनी डायरेक्टर तो एग्रीमेंट से आता है। जी, तो मैंने नॉमिनी डायरेक्टर का जिक्र भी नहीं किया। नहीं, वो तो इस तरह नहीं निकल सकते। तो मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन हमने इन दो को निकालने की बात की। बड़े चला गया, जब खाली डायरेक्टर बोलते हैं तो सब मुराद लेते हैं, लेकिन यहाँ बोलते हुए हमने कहा ये वाला और ये वाले के हम रूल बता रहे हैं। हम इलेक्टेड का रूल बता रहे हैं, फर्स्ट का बता रहे हैं, कैजुअल का बता रहे हैं। सब्सटैंशियल वाला भी क्योंकि इलेक्शन के कोटे में काउंट होता है तो उसका भी तकरीबन यही रूल होता है। तो वो कैसे निकलेंगे बोल के बात समझ आई कि डायरेक्टर कैसे कैसे निकाला जा सकता है। बस इसमें एक आखिरी सेक्शन पढ़ना और आपकी जरूरत है तमाम। बस आखिरी सेक्शन, ठीक है, बस आखिरी सेक्शन, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि बस आखिरी सेक्शन, तो इस बस आखिरी सेक्शन पे बस कर देते हैं। डायरेक्टर ऐसा क्या करे कि लॉ खुद को खुद से निकाल दे, कुछ गलत करे। लॉ ने 4 चीजें डिफाइन की, उन्होंने कहा 4 ऐसी चीजें अगर वो करेगा खुद को खुद निकाल दिया जाएगा। आपको पता है वैसे भी अगर किसी और एक्ट में किसी और सेक्शन ने भी कहा कि ये डायरेक्टर नहीं बन सकता तो वो तो फारिग है। 4 में से एक काम, एक 5वां भी है, वो पहले देख लेते हैं। एडिशनल ग्राउंड, आप आर्टिकल में कोई एडिशनल ग्राउंड लिख दें तो वो भी हो सकता है। 4 काम जिनमें से एक भी काम किया तो आप डायरेक्टर नहीं है। चलते हुए आपको कोई चीज उठा के फेंक दिया जाएगा, आप अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे, छोड़ देंगे, अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। एक डायरेक्टर क्या करे कि वो उसकी पोजीशन छूट जाए? अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर इनएलिजिबल हो जाए तो उसकी पोजीशन छूट जाएगी। यानी अगर उनमें से कुछ भी मसला हो गया तो हम कहेंगे वो इनएलिजिबल हो गया। जब इनएलिजिबल हो गया तो ये सेक्शन कहेगा कि भाईजान आपकी सीट क्वालिफाइड। मुश्किल बात तो नहीं है। अगर वो बगैर बाकी डायरेक्टर्स को बताए, उनसे पूछे, लगातार 3 मीटिंग्स छोड़ देता है, डायरेक्टर्स की 3 मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। यानी एक डायरेक्टर जो कि डायरेक्टर का मीटिंग अटेंड करना बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दिस इज गुड कि उसे मीटिंग्स में आना चाहिए डायरेक्टर्स की। तो अगर एक डायरेक्टर एक आध मीटिंग में ना आया, कोई बात नहीं, आगे आ गया, लगातार 3 मीटिंग्स उसने छोड़ दी और उसका कोई लीव ऑफ एब्सेंस भी नहीं है तो वो फारिग हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है डायरेक्टर कोमे में चला गया हो 1.5 साल तक, उस दौरान 15 मीटिंग्स हुई हो, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ भाई इस बंदे के साथ ये मामला है। तो अगर डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के बगैर, डायरेक्टर की लीव के बगैर एक शख्स मीटिंग्स में नहीं आता तो कंपनी की तरफ से पास। उम्मीद है ये कोई मुश्किल बात नहीं। एक स्टेप ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। एक्सेप्ट अ लोन और गारंटी फ्रॉम कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट। कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स बताए हैं, अगर उन रूल्स को तोड़ के कंपनी से लोन होता है, एक डायरेक्टर अगर अपनी कंपनी से लोन ले लेता है कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए, वो फारिग हो जाएगा। अब कंपनी लॉ ने क्या रूल्स बताए हैं ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ रहे होंगे। तो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, ही या एनी फर्म जिसका वो पार्टनर है या एनी प्राइवेट कंपनी जिसका वो, मैं अगर डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी से लोन ले लूं, मैं निकाल दिया जाऊंगा। मेरी पार्टनरशिप फर्म कंपनी से लोन ले ले, मैं निकाल दिया जाऊंगा। मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूं वो कंपनी लोन ले ले, मैं फारिग हो जाऊंगा। यानी कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मैं कंपनी से, अपनी ही कंपनी से लोन नहीं ले सकता। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने कुछ तरीका बताया, मैं उस तरीके से लोन ले सकता हूं, वैसे नहीं ले सकता। ये बात समझ आई? सबसे पेचीदा पॉइंट की तरफ आते हैं। विदाउट सैंक्शन ऑफ जनरल मीटिंग, मेंबर से पूछे बगैर। सैंक्शन का मतलब क्या है? इजाजत। जनरल मीटिंग का क्या मतलब है? मेंबर्स की मीटिंग, याद है ना? तो मेंबर्स की मीटिंग यानी कि मेंबर्स की इजाजत लिए बगैर अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं या होल्ड कर लूं, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, कोई पोजीशन ऑफ बेनिफिट अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं, प्री वालों को शायद ये लफ्ज थोड़ा सा याद हो, इग्नोर कर देते नहीं भी याद। पोजीशन ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि एक ऐसी पोजीशन जिस पे आपको डायरेक्टरशिप के अलावा भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एक डायरेक्टर कहता है कि मैं एमबीए किया हुआ मार्केटिंग में, मुझे मार्केटिंग का मैनेजर भी लगा दो, उसके एक्स्ट्रा 60,000 देना शुरू कर दो। तो दूसरा डायरेक्टर कहेगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे अकाउंट्स का मैनेजर लगा दो, मुझे 80,000 रुपये देना शुरू कर दो। तो अगर एक डायरेक्टर अपनी डायरेक्टरशिप की कुर्सी के अलावा कंपनी में कोई और बेनिफिट की पोजीशन ले लेता है बगैर मेंबर से पूछे, निकाल दिया। यानी अपनी पोजीशन को मिसयूज करके अपने नाम पे कोई वो कर ले कि हाँ भी फलाना पोजीशन मेरी है, मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इस चीज के कंपनी से एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ, बगैर मेंबर से पूछे आप ऐसा नहीं कर सकते।
लॉ ने 3 पोजीशंस डिफाइन की, उन्होंने कहा वो कर सकते हैं, उनके अलावा नहीं कर सकते। वो 3 कौन सी हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, अलाउड है। लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, टेक्निकल एडवाइजर बन सकते हैं। टेक्निकल एडवाइजर बड़ा टेक्निकल सा वर्ड है, इसमें तकरीबन हर चीज कवर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला रूल, कोई डायरेक्टर कंपनी में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्शन नंबर 1, मेंबर से पूछ के कर सकता है। एक्सेप्शन नंबर 2, इन 3 में से कर सकता है। तो इन 3 के अलावा अगर वो कोई पोजीशन एक्सेप्ट करता है बगैर मेंबर से पूछे तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो निकाल दिया। डन। तो ये हम लोगों ने रिमूवल और रिमूवल से रिलेटेड 2 सेक्शन पढ़ेंगे, रिमूव कैसे होगा और उसका ऑफिस वेकेट कैसे इसमें वो पॉइंट आ सकता है आएगा, ये लिखा हुआ इनेबल लिख दिया ना, तो वो सारे पॉइंट ऑटो बेस में आ गए। सर जी सर ये एससीसीबी निकालेगा ये कंपनी, ये जो आखिरी वाले एडिशनल ग्राउंड है ना, ये कंपनी वो करेगी, लेकिन इस डायरेक्टर ने लीगली निकल गया, कंपनी वाले उसे कहेंगे नहीं जा रहा होगा तो वो शिकायत लगाएंगे, फिर वो बदमाशी से निकाला जाएगा। कहने का मतलब है लीगली वो पोजीशन पर गलत बैठा है। ही शैल बी डीम्ड कि उसने ऑफिस उसी दिन वेकेट कर दिया जिस दिन उसने अपनी 4 में से एक गिना भी हरकत की। डन। ठीक है, कहां तक पढ़ना है वो तो आपको समझ आ गई होगी, साथ साथ देखते हो।